तो रीइंफोर्सिंग स्टील का काम कंक्रीट में क्या है, मतलब ये तो हमने शुरू में पढ़ लिया कि वो कंक्रीट में जो टेंशन आती है उस टेंशन को वो कंक्रीट खुद से रेजिस्ट नहीं कर पाती, तो ये कर लेगी। तो किस किस कारण से जो टेंशन आती है उसको ये रेजिस्ट कर रही है, तो उसका ये है कि फ्लेक्सर के कारण टेंशन आएगी, वो रेजिस्ट करेगी। एनवायरमेंटल इफेक्ट, डायरेक्ट टेंशन, फिर उसके अलावा इसमें एक और आती है डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल टेंशन के कारण जो स्ट्रेस आती है टेंशन वाली, उसको भी रेजिस्ट करती है। ठीक है, अभी देखते हैं डायगोनल टेंशन क्या होगी, क्योंकि आगे काम में आने वाला वो कॉन्सेप्ट। एक तो ये फायदा है, दूसरा ये है कि ये कंक्रीट में मतलब उस आरसीसी में डक्टिलिटी इंपार्ट करती है, क्योंकि वो खुद कंक्रीट तो डक्टाइल मटेरियल नहीं है, वो तो क्या है, ब्रिटल। तो स्टील अगर है उसमें, तो हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जब फेलियर होगा तो सबसे पहले कंक्रीट फेल ना हो, सबसे पहले स्टील फेल हो। और स्टील जो मटेरियल है वो डक्टाइल है, तो उसका जो बिहेवियर भी होगा फेलियर वाला वो डक्टाइल जैसा होगा। तो डक्टाइल बिहेवियर से अगर फेल होगा तो फेल होने से पहले स्ट्रक्चर प्रॉपर बॉन्डिंग दे देगा। तो एक तो डक्टिलिटी दी, तो दो चीजें होगी, टेंशन भी रेजिस्ट कर रहा है, डक्टिलिटी भी। तीसरा कि जो स्टील है वो टेंशन में तो स्ट्रॉन्ग है ही सही कंक्रीट से, वो कंप्रेशन में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो इसका हम यूज करके, मतलब इसका यूज करके हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को आगे जाकर के डिजाइन करेंगे। ठीक है, और वो डायरेक्टली आपको वैसे भी देख सकते हो एनालिटिकल तरीके से, कि जैसे स्टील का कर्व बनाया आपने 250, फिर वो 400 410 के आसपास जाता है अल्टीमेट, फिर वो फेल हो जाता है। तो 250 वाली वैल्यू आप देख लो, तो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यील्ड वाली स्ट्रेस है। तो और स्टील में ऐसा होता है कि टेंशन में जैसा कर्व बनता है लगभग वैसा ही कर्व उसका कंप्रेशन में बनता है। तो मतलब कंप्रेशन में भी यील्ड वाली स्ट्रेस होगी 250 और उससे ऊपर हम जाते हैं 400। अब कंक्रीट की जो ग्रेड है कंप्रेशन में ये होती है कंक्रीट में तो स्ट्रेंथ, तो वो ज्यादा कितनी है, M30 40 50 60 100 तक देखिए आपने उस टेबल में। 100 का मतलब कितना हो गया, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की कंक्रीट, जो तो हम लेते भी नहीं है ज्यादा हम कितनी लेते हैं, M40 M30। तो हो गया ना, मतलब वही क्लियर हो गया ना कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो तो M30 40 50 100 तक जाएगी, लेकिन स्टील की खुद की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहां तक है, 250। तो कंक्रीट के कंपैरिजन में स्टील टेंशन में तो स्ट्रॉन्ग था ही सही, साथ के साथ वो कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख करके फिर कितने टाइप के हमारे पास रीइंफोर्समेंट बार अवेलेबल है, उनके डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है, किसको कैसे मॉडिफाई किया, उसके बाद में फिर हम डिजाइन पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, रीइंफोर्सिंग स्टील रेजिस्ट, reinforcing steel resist tension, reinforcing steel resist tension ड्यू टू, किस किस कारण से वो आ रही है टेंशन, तो reinforcing steel resist tension ड्यू टू फ्लेक्सुरल टेंशन, reinforcing steel resist tension due to flexural tension, direct tension, flexural tension, direct tension, diagonal tension, diagonal DIAGONL, flexural tension, direct tension, diagonal tension and environmental effects, and environmental effects, flexural tension, direct tension, diagonal tension and environmental effects। तो इसमें से देखो बाकी की तीन तो आपको पता है, फ्लेक्सुरल टेंशन क्या होती है वो भी पता है आपको, बेंडिंग की वजह से जो आएगी, अभी टेस्ट भी किया था। डायरेक्ट टेंशन वाटर टैंक में आ रही है, एनवायरमेंटल इफेक्ट में आपके श्रिंकेज और टेम्परेचर। डायगोनल टेंशन को एक बार देख लेते हैं क्योंकि आगे भी काम आती है। क्या होता है डायगोनल टेंशन, जैसे ये कोई एलिमेंट है, अब जो शेयर लगता है ना, शेयर कभी भी अकेला नहीं लगेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर लगता है। जैसे ऐसे में ऐसे शेयर लगा दूं अकेला तो वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस एलिमेंट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, मतलब ये अपनी जगह पर बना रहे हमेशा उसके लिए इसमें जो भी फोर्सेज है वो सारे आपस में बैलेंस करेंगे। तो इसको मेरे को बैलेंस करना है, जो इधर लग रहा तो इसके लिए एक हमें इस तरफ लगाना पड़ेगा। अब देखो ये बैलेंस तो हो गया, इस डायरेक्शन में तो हो गया मतलब वर्ड, लेकिन क्या हुआ, इन दोनों ने आकर के एक ऐसा फिनोमेना किया कि जिससे ये घूम रहा है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो उसको रोकने के लिए ऐसे ही दो लगाने पड़ेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन देते होंगे। तो एक ये हो गया
अब अगर इस एलिमेंट पर सिर्फ यही लग रहा है तो इसको प्योर शेयर बोलते हैं। अगर मैं ऐसे लगा देता इसमें ये, तो ये प्योर शेयर नहीं होता क्योंकि उसके साथ में क्या लग गया, टेंशन। तो प्योर शेयर का जो केस है वो ये है। प्योर शेयर, ठीक है, प्योर शेयर का केस है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो शेयर है वो शेयर का नेचर होता है, एक तो दो वर्ड पढ़ोगे आप, एक तो होता है डिफॉर्मेशन और एक होता है डिस्टोर्शन। डिफॉर्मेशन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता, मैं ऐसे खींचूंगा तो रहेगा सर्कुलर लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। डिस्टोर्शन में क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन शेप भी चेंज होगा। तो शेयर का काम ही होता है, मतलब शेयर का नेचर ऐसा होता है कि वो क्रॉस सेक्शन शेप को चेंज करता है, तो इसका डिस्टोर्शन होगा। और ये जो डिफॉर्मेशन होगा ना इसका, वो इस टाइप से होगा कि ये पॉइंट यहां चला जाएगा, देखो ये ऐसे खींचेंगे इसको, और ये वाले पॉइंट यहां शिफ्ट होंगे और इस टाइप से ये इस तरह का डिफॉर्मेशन हुआ। तो हम अगर डायगोनल को देखते हैं तो कुछ डायगोनल तो मेरे, दो डायगोनल तो ऐसे हैं जिनकी लेंथ कम हुई है ऐसे, और दो डायगोनल की लेंथ बढ़ गई। तो जिन डायगोनल की लेंथ कम हुई है उस तरफ कंप्रेशन लग रहा है, और जिधर बढ़ी है उधर टेंशन लग रहा है, और इनका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के बराबर होता है। तो इनको बोला जाएगा डायगोनल कंप्रेशन, और इनको बोला जाएगा डायगोनल टेंशन। तो ये भी इनडायरेक्ट तरीके से टेंशन जनरेट हुई है। टेंशन, ये भी इनडायरेक्ट तरीके से टेंशन जनरेट हुई है, और ये कहाँ होगी, जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और मतलब जहां पर ओनली शेयर फोर्स होगा वहां पर डायगोनल टेंशन जनरेट होगा। तो देखो ये बी में मेरा यूडीएल लगा हुआ है, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनता है इस टाइप से। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कैसा बनाओगे, तो इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ शेयर फोर्स तो मैक्सिमम है लेकिन बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो जो भी स्ट्रेस आएगी वो शेयर वाली आएगी सपोर्ट्स के वहां पर। और शेयर प्योरली अगर कहीं लगी हुई है तो शेयर तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन उसके कारण एक डायगोनल के अलोंग टेंशन और एक डायगोनल के अलोंग कंप्रेशन लगती है। तो जब डायगोनल के अलोंग टेंशन लगेगी तो टेंशन आते ही कंक्रीट में इशू जनरेट होता है क्योंकि वो वीक है। तो उस टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए भी कौन सा क्या काम आएगा, रीइंफोर्सिंग स्टील। तो जो शेयर रीइंफोर्समेंट पढ़ोगे आप आगे, शेयर रीइंफोर्समेंट शेयर के लिए डिजाइन नहीं हो रहा, वो एक्चुअल में वो डायगोनल टेंशन के लिए डिजाइन हो रहा है उस शेयर के कारण। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस किस तरह की स्ट्रेस जो आती है टेंशन के, मतलब कितने टाइप से टेंशन वाली स्ट्रेस जो आएगी उसको रीइंफोर्सिंग स्टील रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, फ्लेक्सर, एनवायरमेंटल इफेक्ट, डायगोनल की वजह से, और डायरेक्ट टेंशन, चार चीजें हैं जिसको ये रेजिस्ट करेगा। उसके बाद में डिस्कस तो हमने कर लिया था कि डक्टिलिटी भी इम्पार्ट करेगा, वो लिखा नहीं था। और आगे ये था कि जो कंप्रेशन में अगर स्ट्रेंथ देखें हम तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से भी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है स्टील की, मतलब स्टील कंप्रेशन और टेंशन दोनों में ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट लिख करके फिर जितने तीन टाइप के हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सा अभी करंट मार्केट में हम यूज करते हैं और क्यों यूज नहीं करते जो पहले था, ठीक है, वो चीजें देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखना reinforcing steel, reinforcing steel also, reinforcing steel also
imparts, IMPARTS, reinforcing steel also imparts ductility to a material. Reinforcing steel also imparts ductility to a material that is otherwise brittle. That is otherwise brittle. जो पहले से ब्रिटल था उस मटेरियल में थोड़ी बहुत डक्टिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी. उसको डक्टाइल तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी वाली भी मिल जाएगी. कैसे मिलेगी कि हम यही इंश्योर करके चलेंगे कि जब फेलियर होगा तो फेलियर पहले स्टील का होगा, ना कि कंक्रीट का. तो स्टील का अगर पहले फेलियर होगा तो पहले फेलियर होने से हमें जो फेलियर है वो अचानक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टील जो है वो ब्रिटल मटेरियल नहीं है, वो डक्टाइल मटेरियल है. फेल होने से पहले प्रॉपर वार्निंग देगा. तो हमें यही चाहिए. फेलियर होना नहीं होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट वाले लोड ऐसे आएंगे जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, विंड, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो अगर अर्थक्वेक लोड बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का आएगा तो फेलियर भी होंगे. पर जो भी फेलियर हो कम से कम इस टाइप से हो कि जो लोग उसके अंदर हैं उनको एक इनफ टाइम मिल जाए कि बाहर निकल जाए वो और अपनी सेफ्टी इंश्योर कर ले. तो वो तब होगी जब स्ट्रक्चर आपका डक्टाइल होगा. ठीक है, और लास्ट में लिख लेना स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट. स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट. स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन ऑल्सो. Steel is stronger than concrete in compression also. तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टील में हमारे पास 3 है. स्टील, माइल्ड स्टील, इसकी ग्रेड जो है Fe250 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. HYSD बार्स. और भी आती है Fe550. अभी तो आगे अब तो 650, 650D, 550D ऐसी कमर्शियली आ चुकी है मार्केट में. लेकिन हमारे जो स्टडी हम करते हैं थियोरेटिकल, उसमें 415 और 500, कभी कभी 550 वाला क्वेश्चन दे सकते हैं. TMT बार, इनकी फुल फॉर्म इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तभी लिखेंगे. तो ये भी सेम. माइल्ड स्टील को प्लेन बार्स भी बोला जाता है. प्लेन बार्स, माइल्ड स्टील को प्लेन बार्स भी बोला जाता है. ठीक है. माइल्ड स्टील, जो प्योर आपका माइल्ड स्टील जो मटेरियल है, जो आप जिसका स्टैंडर्ड कर्व देखते हो, उसी मटेरियल की रीइंफोर्समेंट बार बना करके हम यूज करते हैं इसमें. प्लेन बार का मतलब ये है कि इनका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है. ठीक है, इससे आगे वाले जो आएंगे उनके सरफेस प्लेन नहीं होंगे. तो जो नॉर्मल आपका जो एक स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील मटेरियल है, उसी मटेरियल की ये रीइंफोर्समेंट बार होती है. और ये यूज की जाती थी, लेकिन अब यूज नहीं की जाती है. क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके HYSD और TMT बार बनाई जाती है.
और कोस्टिंग जब देखेंगे तो कोस्टिंग HYSD और TMT बार के बराबर ही माइल्ड स्टील की कोस्टिंग आती है, जबकि HYSD और TMT बार जो है उनकी स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि कोस्टिंग आप किससे निकालते हो, वेट से। तो कोस्टिंग बराबर आ रही है और स्ट्रेंथ कम मिल रही है, तो अब इनको इतना यूज नहीं किया जाता है। तो उसका एक क्यों यूज नहीं किया जाता, तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि इनकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इतनी डक्टिलिटी भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ईल्ड प्लेट्यू होता है इनमें, जब आप माइल्ड स्टील का कर्व देखते हो तो उसमें ईल्ड प्लेट्यू होता है, तो वो ईल्ड प्लेट्यू की वजह से हमारी कंक्रीट मतलब हमें जितनी ईल्ड प्लेट्यू की वजह से जितनी डक्टिलिटी मिल रही है ना, वो डक्टिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, इस वजह से इनको यूज नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन है जहां पर अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग बनानी है, डक्टिलिटी आपको चाहिए, तो वहां पर कहीं यूज कर लेते हैं। नहीं तो अब जो यूज होती है वो HYSD और TFT बार यूज होती है। ठीक है, अब कैसे हम इसकी प्रॉपर्टी से ये बनाते हैं, उसके लिए माइल्ड स्टील का कर्व देखना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोले वो लिख करके फिर हम HYSD बार को जब पढ़ेंगे तब उस कर्व को भी बनाएंगे और उस कर्व की प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई किया। जो पहले कर्व बनेगा वो तो माइल्ड स्टील का ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके HYSD बार बना लिया। ठीक है, तो उसको कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। स्टील में भी हम पढ़ते हैं, दो तरह की प्रोसेस होती है, एक कोल्ड वर्किंग और एक हॉट वर्किंग, तो वही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसके देख लेते हैं कि हम इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं कि पैसा भी सेम देना पड़ रहा है और स्ट्रेंथ भी कम मिल रही है, तो क्यों यूज करेंगे, पहले यूज हुआ करती थी। और अगर रीइंफोर्समेंट बार का सरफेस प्लेन है तो उससे भी क्या होता है कि कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट बार के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो हमारा उतना प्रॉपर नहीं बन पा रहा जितना पहले, जितना इन बार्स में बन जाता है। इनमें क्या होता है कि प्लेन नहीं होता सरफेस, सरफेस रिब्ड होता है। रिब्ड का मतलब कुछ उसमें उभरे हुए से पोर्शन होते हैं, तो उसमें प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो इसलिए यूज नहीं करेंगे, तो एक तो बॉन्ड भी नहीं बन पा रहा है, स्ट्रेंथ भी कम मिल रही है, फिर पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा है, तो फिर क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले माइल्ड स्टील लिख करके उसमें ये स्टेटमेंट ही लिख लेंगे, फिर हम माइल्ड स्टील का कर्व पढ़ेंगे, फिर उसको मॉडिफाई कर देंगे। माइल्ड स्टील बार्स आर less commonly used mild steel bars are less commonly used in mild steel bars are less commonly used in reinforced concrete. Mild steel bars are less commonly used in reinforced concrete because their strength is less. Their strength is less, and because their strength is less, LESS, strength कम है, because their strength is less, and cost, आगे लिख लेना, and cost is approximately same as HYSD बार्स। तो स्ट्रेंथ तो कम आ रही है, लेकिन कॉस्टिंग सेम टू सेम HYSD बार के बराबर आ रही है, तो स्ट्रेंथ इज लेस एंड कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज HYSD बार। स्टार्टिंग से लिखा था माइल्ड स्टील, अरे कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। माइल्ड स्टील बार्स आर लेस कॉमनली यूज्ड। अगर आप कोई सामने वाला बोल रहा है तो उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, और लोग भी लिख रहे हैं। हर बार ही पीछे से ही क्यों ऐसा इशू आता है कि एक बार फिर बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो थोड़ा सा आप आपस में जो बैठे हुए अपने फ्रेंड्स के बीच में उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। जो वर्ड का मुझे लगता है ना, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी 6 साल से पता है कि किस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में इशू आ सकता है, क्योंकि माइक में थोड़ी सी आवाज गूंजती है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील बार्स आर लेस कॉमनली यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये लिख लिया। माइल्ड स्टील बार्स आर लेस कॉमनली यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, फिर कोमा लगा के बिकॉज देयर स्ट्रेंथ इज लेस, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, एंड कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज HYSD। तो ये बात हो रही कंपैरिजन में, तो
देयर स्ट्रेंथ इज लेस एंड कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज HYSD। तो जब हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम क्यों यूज करेंगे? ठीक है, तो यहां तक हमने लिखा था। फिर लास्ट में हम लिखेंगे फिर भी इनको कहीं किसी जगह यूज करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी डिजाइन होगी जिसमें हमें डक्टिलिटी काफी ज्यादा चाहिए, तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइन होती है। ठीक है, और अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइन करने के लिए जो आपका कोड है वो IS 456 नहीं है। अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइन के लिए जो आपका कोड है ना वो IS 13920 है, जो कि जोन 3 के बाद के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे IS 456 से डिजाइन नहीं होते, वो IS 13920 से डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो जब अर्थक्वेक रेजिस्टिंग आप डिजाइन करोगे तो उस केस में हम माइल्ड स्टील को फिर भी कभी यूज कर सकते हैं क्योंकि डक्टिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। अभी देखेंगे कि ज्यादा डक्टिलिटी भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसमें लास्ट लाइन में लिख लेना दीज बार्स BARS these bars are preferred these bar are preferred these bars are preferred in situation where these bars are preferred in situation where जहां WHERE where high ductility is required. These bars are preferred in situation where high ductility is required. High ductility is required as in earthquake resisting design. As in earthquake resisting design. As in earthquake resisting design. ठीक है, तो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइन में हम इनको यूज करते हैं। अब इन्हीं बार्स की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके HYSD बार बनाई गई है। ठीक है, तो उसके लिए पहले माइल्ड स्टील का कर्व देखना पड़ेगा और माइल्ड स्टील की जो हाई डक्टिलिटी है वो हमारे लिए कैसे नुकसानदायक है वो समझना पड़ेगा। फिर उससे हम कैसे प्रॉपर्टी मॉडिफाई करेंगे वो हम देख लेंगे। उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, एक कोल्ड वर्किंग है और एक आपकी हॉट वर्किंग। ठीक है, HYSD बार्स, अरे वो शाम को 4 बजे वाले बैच वाले स्टूडेंट हैं, उनका थोड़ा बहुत छूटा, उनको इतना उन्होंने पढ़ लिया 1-1.5 घंटे की क्लास का, इसलिए वो समझदार है, वो इसलिए जा रहे हैं कि 1-1.5 घंटे हम कुछ और पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे खास डिस्कशन की जरूरत नहीं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और कोई जा रहा है और आ रहा है उसका ध्यान देने का काम चौकीदार का होता है, तुम इंजीनियर हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या मतलब है कि कोई जा रहा है कोई आ रहा है? तुम्हें तो इससे मतलब है ना कि मेरे को पढ़ना है, मैं अकेला क्लास में बैठा रहूंगा तो भी पढ़ूंगा। ठीक है, तो क्यों मतलब मुझे इस तरह की चीजें समझानी पड़ रही है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को? ग्रेजुएट्स होने का मतलब पता है क्या? ग्रेजुएट्स का मतलब ये थोड़ी है कि ठीक है अब हो गया अब तैयारी करने चल जाते हैं। ग्रेजुएट्स का मतलब है कि हमें जॉब करनी चाहिए, हम कैपेबल हैं, जो हमारी स्किल्स है उसको यूज करने के लिए मार्केट में या सोसाइटी के लिए। तो आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? और ये हम जो टाइम ले रहे हैं, ठीक है हम कुछ बेहतर करने के लिए टाइम ले रहे हैं, लेकिन टाइम तो हम एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं ना हमारे ग्रेजुएशन के टाइम के बाद से, तो कम से कम इतना मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना। तो मैच्योर लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, तो मत करो, थोड़ी सी मैच्योरिटी ले आओ कम से कम 3 घंटे की क्लास में जो ये चलती है मेरी वाली। ठीक है, क्योंकि मेरा मैच्योरिटी लेवल उस तरीके का है कि फिर मैं क्लास में से बाहर निकालता हूँ, आई कार्ड फाड़ देता हूँ और बिल्कुल कोचिंग से बाहर। तो मेरे को उस लेवल पे लाने की कोई जरूरत कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे लेवल तक ठीक हूं ना, फिर बोलोगे कि यार सर तो खराब है। लास्ट टू लास्ट क्या होता है कि वो तो बेकार पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी बात नहीं मानते हैं, हमें डांटते हैं। हाँ वही है, हाँ बैग में। ठीक है, तो अब हम HYSD बार के बारे में देखेंगे जिसको माइल्ड स्टील से मॉडिफाई किया, और HYSD बार की जो फुल फॉर्म है वो उस कर्व से जो हम HYSD बार बनाएंगे तो वहां पे क्लियर भी हो जाएगी कि ऐसा क्यों रखा है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाई स्ट्रेंथ हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन
बार HYSD बार। तो उसके लिए सबसे पहले कर्व बनाते हैं माइल्ड स्टील का। इधर हम रखेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो जिन लोगों ने स्टील पढ़ी है, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि मैं पूछूंगा कुछ पॉइंट्स के बारे में तो वो मेरे को आंसर देंगे, ठीक है। ठीक है, इनिशियल कुछ पोर्शन तक स्ट्रेस जो बढ़ेगी वो स्ट्रेन से लीनियर वेरिएशन में बढ़ेगी। लीनियर वेरिएशन या फिर स्ट्रेस जो रहेगी वो स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल दो टाइप का, एक तो नॉर्मल प्रोपोर्शनल और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये एंगल 45 होता, ठीक है। तो वो ई जो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है वो ई है, तो वो जो स्लोप निकलेगा वो ई के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब तो ये कि जितनी स्ट्रेन बढ़ी उतनी स्ट्रेस बढ़ गई डायरेक्ट, तब तो ये एंगल 45 होता, तो वो 45 नहीं होता है। अभी देखेंगे कितना होता है। तो एक पॉइंट तक तो क्या होता है कि ये प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ते हैं, स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्ट्रेस उससे किसी एक रिलेशन के हिसाब से लीनियर तरीके से बढ़ जाएगी। फिर ये तो वहां तक का जो पॉइंट होगा हमारा, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद में क्या होगा कि एक पॉइंट उसके एक नजदीकी एक पॉइंट होता है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है हमारा इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। बड़े नजदीक होते हैं ए और बी वाले। फिर इन्हीं के नजदीक दो पॉइंट और आते हैं हमारे, C1 और C2 बोलूंगा मैं, कई जगह C डैश और C बोला जाता है। तो वो जो दो पॉइंट होते हैं वो कुछ यहां लाई करेंगे, C1 C2, ठीक है। तो C1 C2 होते हैं, C1 इज द अपर यील्ड पॉइंट, C2 इज द लोअर यील्ड पॉइंट, और ये पॉइंट्स ये बताते हैं कि इसके बाद में स्टील ने यील्ड होना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारा जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट है वो हमेशा लोअर वाला होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि अपर वाला जो है ना वो एक तो लोड आप किस रेट से लगा रहे हो, किस क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगा रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। प्लस कुछ प्रोसेस होगी, इसके अलावा एक प्रोसेस और होती है आगे हमारी हॉट वर्किंग, तो कुछ प्रोसेस में तो वो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का पॉइंट है वो लोअर यील्ड पॉइंट है। जैसे ही यील्डिंग होती है उस समय एक ऐसा फिनोमिना होगा कि बिना स्ट्रेस के इंक्रीज हुए स्ट्रेन हमारी कंटिन्यूसली बढ़ती है। तो इस फिनोमिना को यील्डिंग बोला जाता है। ठीक है, बिना स्ट्रेस के इंक्रीज हुए स्ट्रेन आपकी बढ़ रही है। अब देखो स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होना, उसको क्या बोलोगे आप, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लोड कांस्टेंट नहीं है। स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है ना वो हमेशा होगी इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब भी लिया जाता है स्ट्रेस कैलकुलेशन में इनिशियल वाला ही लिया जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका कांस्टेंट हो गया। मतलब जो आप खींच रहे थे, जब आप डिफॉर्मेशन लगा रहे थे, जो आप लोड लगा करके उसको डिफॉर्म कर रहे थे, तो डिफॉर्म करने के लिए जो मटेरियल अपनी तरफ से रेजिस्टेंस दे रहा था वो रेजिस्टेंस उसने देना बंद कर दिया। आप कंटिन्यूसली आपका डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे जाके लेकिन रुकेगा जरूर। तो वो जिस पॉइंट पे रुक जाता है तो ये उस पॉइंट को बोला जाता है डी, और जो ये C2 से D है इसको हम बोलेंगे यील्ड प्लाटू। प्लाटू बोला जाता है पठार को। पठार इस तरह का जियोग्राफिकल फीचर होता है कि पहाड़ हाइट पर जाकर के फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपके माउंटेन्स जो हमेशा शार्प होंगे, कुछ इस तरह के माउंटेन्स होंगे कि हाइट पर जाकर के फ्लैट हो जाएंगे, तो उसको पठार बोलेंगे। तो आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें पठारी क्षेत्र भी देखे होंगे, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में आपकी
विंध्याचल रेंज है, राजस्थान में इस तरफ, राजस्थान एमपी में मालवा के पठार है जिसमें आपको झालावाड़ कोटा ये वाले एरिया मिल जाएंगे। तो वो वैसा ही, वहीं से नाम आया ईल्ड प्लेट्यू। इसके बाद में डी के बाद में अब क्या होगा ना कि मटेरियल, मतलब ये जो रोड थी जिस पर आप टेस्ट कर रहे हो वो एक्चुअल में टूटने वाला है, लेकिन टूटने से पहले एक प्रोसेस और होगी जिससे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और वो रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ पीक वैल्यू तक जाएगा। तो वो रेजिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ रीअलोकेशन होगा और उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, तो हम इतना चीज ध्यान रख सकते हैं। इसका और डिटेल में अगर देखते हैं तो मटेरियल साइंस में देखते हैं, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं उसको। तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है इंटरनल उनमें कुछ चेंजेस होगा, और वो चेंजेस होगा तो कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, तो उससे थोड़ा रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ अपनी पीक वैल्यू तक चला जाएगा। और पीक वैल्यू पर जाने के बाद में अब ये ऐसी स्टेज आ जाएगी कि अब ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो टूटने की प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पर नेकिंग। तो नेकिंग में क्या होता है कि जो यहाँ से मैं खींचूंगा तो एरिया रिड्यूस होने लग जाता है। तो जैसे ये पेन का निप है, टिप, तो इस तरीके से एरिया रिड्यूस होके वो टूट जाता है। तो लास्ट में ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ई एफ, जिसको मैं बोलता हूँ फेलियर पॉइंट। ठीक है, तो अब ये पॉइंट में लिख दूंगा। ठीक है, तो ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि यहां तक लोड लगा करके अगर आप जीरो करोगे तो आपका फिर से रीगेन हो जाएगा। ठीक है, C1 अपर यील्ड, C2 लोअर यील्ड, C2D आपका यील्ड प्लेट्यू, और D से E आपका स्ट्रेन हार्डनिंग, जिसमें फिर से रेजिस्टेंस बढ़ता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और E से F हमारा नेकिंग, और F इज द फेलियर पॉइंट। तो ये सारी चीजें एक तो। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से, कि जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन के केस में हम A, B, C1, C2 ये जो पॉइंट है इनको एक ही पॉइंट मानते हैं, क्योंकि ये बहुत नजदीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं ये पॉइंट, और इन सब पॉइंट की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है स्ट्रेस की उसको भी हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर A पॉइंट आ गया तो C2 भी आ जाएगा उसी स्ट्रेस पर। पास पास होने का मतलब क्या है? A, B, C1, C2 डिजाइन के केस में हमारे लिए एक ही पॉइंट का काम करेंगे, और उस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हम बोल देंगे यील्ड स्ट्रेस। उस स्ट्रेस के बाद में क्या हो जाएगा? मटेरियल में यील्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं यहां पर ले लेते हैं इसको, ये तो यहां पर जो आपकी स्ट्रेस होगी वो होगी Fy, यील्ड स्ट्रेस। ये सबको पता होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला है उसको बोलेंगे Fu। Fu अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे। अब इसमें देखते हैं स्ट्रेन की वैल्यूज। तो सबसे पहले मतलब हम 3 पॉइंट देखेंगे, वो वाली स्ट्रेन जिस पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, वो वाली स्ट्रेन जिस पर यील्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, और वो वाली स्ट्रेन जहां पर हमारा ये फेल हो जाएगा। तो F यहां पर है फेलियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेन जिस पर यील्डिंग स्टार्ट होगी। तो वो निकालने के लिए देखो A, B, C1, C2 पॉइंट में बोल रहा हूं कि ये एक जगह ही कंसंट्रेटेड है। तो A वाले पॉइंट तक तो हमारा हुक्स लॉ वैलिड भी था। ठीक है, और हुक्स लॉ का मतलब क्या होगा? स्ट्रेस इज मतलब सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। उसके आगे ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करें
बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज ई एप्सिलॉन। मुझे इस 250 वाली स्ट्रेस पर कितनी स्ट्रेन है मटेरियल में ये चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ई मुझे पता ही है 2 × 10⁵, ये अपना 250 है, तो स्ट्रेन निकल जाएगी। तो स्ट्रेन जो होगी इससे एक वैल्यू आएगी, इसको मैं यहां वाली कोई वैल्यू मार्क कर देते हैं, कितनी आने वाली है 0.00125। और परसेंटेज में बताएं, डेल्टा एल बाई एल होती है स्ट्रेन, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज स्ट्रेन आ जाएगी 125 और स्ट्रेन। ठीक है, अब आगे वाले पॉइंट्स जो हैं वहां पर हम हुक्स लॉ लगा ही नहीं सकते, तो वहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो प्रैक्टिकल वाली लिखी जाएगी। तो ये वाला जो है जहां पर यील्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उस जगह जो स्ट्रेन आती है वो आती है आपकी, बताओ कितनी आती है, और 0.015, या फिर इसको परसेंटेज में बोलोगे 1.5%। अभी इन वैल्यूज से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। और जब फेलियर हो जाएगा फेलियर के समय जो आपकी स्ट्रेन है वो लगभग होती है 0.25, या फिर मतलब स्टील की कोई रोड है जिस पर आपने टेस्ट किया टेंशन वाला, तो वो 25% तक का स्ट्रेन आ जाता है, उसके बाद में टूटती है। फेलियर का मतलब दो अलग अलग हिस्से हो जाना। ठीक है, तो एक तो पहली चीज ये वाली वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है फॉर द ऑब्जेक्टिव। यील्डिंग जहां पर स्टार्ट हुई वो उसकी स्ट्रेन, यील्डिंग जहां कंप्लीट हुई वो वाली स्ट्रेन, और फेलियर जहां हो गया वो वाली स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आरसीसी है उसमें स्टील जो होती है उसके ऊपर कंक्रीट एम्बेडेड होगी, और कंक्रीट में जितनी टेंशन आ रही है वो स्टील को ट्रांसफर कर रही है। ये हम शुरू से बात करते जा रहे हैं, और वो तभी ट्रांसफर कर पाएगी जब दोनों में जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा जिस पर कंक्रीट स्टील दोनों है, तो उन दोनों का डिफॉर्मेशन अगर सेम होगा किस एट ए टाइम, तो वो आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब फेलियर की बात आती है तो हम इस तरीके से रखते हैं कि स्टील का मतलब स्टील का एरिया हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि फेल होगा तो पहले स्टील फेल होगा, कंक्रीट को पहले फेल नहीं होना होगा। अब देखो क्या होगा ना कि अगर स्टील, जैसे मान लो कंक्रीट फेल हो गया बीम में, तो कंक्रीट फेल होने का मतलब वो क्रैक कर गया। ठीक है, तो वो क्रैक कर गया तो स्टील के साथ उसका बॉन्ड खत्म हो गया, तो बीम आपका फेलियर है। अगर स्टील पहले फेल हो जाती है तो भी बीम को फेलियर माना जाएगा, और दोनों साथ में फेल होते हैं तो भी वो बीम का फेलियर है। तो कंक्रीट का तो क्या क्रैक होते ही वो रीइंफोर्समेंट एक्सपोज्ड हो गया तो वो हमारे लिए फेलियर है। दोनों साथ में फेल हो जाएंगे तो है ही सही फेलियर। अब स्टील के फेल होने से कैसे कंक्रीट भी साथ में फेल हो जाएगा वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ते बढ़ते जो स्टील में स्ट्रेन है वो ही बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसी सिचुएशन आई जिसपे स्टील यील्ड होना स्टार्ट हो गया, और यील्ड होना स्टार्ट होता है तब उसमें स्ट्रेन की वैल्यू आती है 0.00125। ठीक है, कंक्रीट की फेलियर वाली जो स्ट्रेन थी वो कहां से कहां तक थी, जो कर्व देखा था ना परसों, 0.003 से 0.005। तो ये जो वैल्यू है वो अभी 0.003 से क्या है, कम है। ठीक है, और स्टील, मैं बोल रहा हूँ स्टील फेल हो रहा है, तो स्टील में अगर इतनी स्ट्रेन है तो उसी समय कंक्रीट में भी इतनी स्ट्रेन होगी जो उसके ऊपर एम्बेडेड है। ठीक है, तो स्टील में इतनी स्ट्रेन आ गई, उस समय जो ये स्ट्रेन जो है वो स्टील के ये वाली वैल्यू कंक्रीट की फेलियर स्ट्रेन से तो अभी कम है। लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए स्टील को किसी एक्स्ट्रा लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये चीज आ गई तो ये भी आपकी डायरेक्टली आ ही जाएगी। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू उससे ज्यादा है काफी, वो तो 0.003 से 0.005 ही था। तो इसका क्या मतलब है, इसको आप ऐसा ही कंक्लूड कर सकते हो कि अगर माइल्ड स्टील यील्ड कर गया तो
एक समय ईल्ड कर गया वो, तो जब ईल्डिंग स्टार्ट होगी तो उस समय तो कंक्रीट फेल नहीं होगी, लेकिन जब उस स्टील की ईल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्ड है, तो ईल्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही कहीं ना कहीं बीच में वो कंक्रीट क्या कर जाएगी, क्रैक, क्योंकि क्या होना, डिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सेम। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे ही स्टील ईल्ड करती है कंक्रीट का फेल होना तय है, क्योंकि उसके ऊपर जो एम्बेडेड कंक्रीट है उसमें भी उतनी स्ट्रेन आएगी, और उसकी स्ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 0.005 तक आ सकती है, उसके बाद में वो क्रैक हो जाएगी, और स्टील तो कहाँ तक जा रही है, ईल्डिंग में 0.0015, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के साथ ये इशू होता था हमारा कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आने के बाद में यहां तक आने के बीच में कहीं ना कहीं कंक्रीट आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो स्टील जो मटेरियल है वो तो डक्टाइल है, उसका नेचर तो ये है कि वो तो फेल होने से पहले प्रॉपर डिफॉर्मेशन लेगा फिर फेल होगा, और कंक्रीट के साथ ये है कि वो 0.005 से आगे तक स्ट्रेन को जनरेट नहीं करेगी, उसके बाद में क्रैक हो जाएगी। तो इसका सीधा सा हिसाब किताब ये निकला, सीधा सा कंक्लूजन ये निकला कि मतलब एक पॉइंट है कि स्टील ईल्ड होगी तो कंक्रीट भी फेल हो जाएगी, तो स्टील की जो ईल्डिंग वाली स्ट्रेस है उसी को ही बढ़ा दिया जाए, मतलब जो वैल्यू जो ईल्डिंग 250 पर हो रही है हम उस 250 वाली वैल्यू को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो कम से कम जो स्टील ईल्ड लेट होगा तो उतना लोड बीम आराम से ले लेगा। तो स्टील अगर ईल्ड होगी तो कंक्रीट भी फेल होगी, क्योंकि स्टील आपका कैसा मटेरियल है, डक्टाइल, और वो जो उसके ऊपर एम्बेडेड मटेरियल है वो ब्रिटल है, तो क्या होगा, वो एक लेवल तक की स्ट्रेन ले पाएगा, उसके बाद में तो उसका क्रैक होना तय है। तो हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं कि वो पॉइंट या वो वैल्यू जिस पे यील्डिंग स्टार्ट हो रही है हम उस वैल्यू को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर प्रोसेस अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग, ठीक है। दो तरह की ट्रीटमेंट किए जाते हैं स्टील पर, माइल्ड स्टील पर, एक कोल्ड वर्किंग और एक हॉट। कोल्ड का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर, कोल्ड का मतलब ये नहीं कि हमने टेम्परेचर को डाउन किया है, और हॉट वर्किंग जो है, हॉट वर्किंग होगी जिसमें हम हायर टेम्परेचर पे चीजें करेंगे, ठीक है। तो अभी की हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कोल्ड वर्किंग वाली प्रोसेस से फुलफिल हो रही है, ठीक है। हॉट वर्किंग में भी बताऊंगा, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स के जो सेक्शन है वो हॉट वर्किंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट हॉट वर्किंग से फुलफिल हो रही है। तो दो तरह के ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमने उस हिसाब से कर लिया ट्रीटमेंट। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो यील्डिंग वाला पॉइंट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो यील्डिंग वाले पॉइंट को बढ़ाने के लिए हमने कोल्ड वर्किंग का यूज किया। तो क्या करेंगे, इसी ग्राफ में हम क्या करते हैं कि माइल्ड स्टील की एक बार ली, उस पर लोड लगाना चालू किया, तो लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन इस तरीके से वेरी करेगा। तो हम अल्टीमेट वाले पॉइंट तक नहीं जा रहे हैं, हम यील्डिंग कंप्लीट होने से मतलब डी और ई के बीच में एक पॉइंट है वहां तक हम इसको पहले लोड करते हैं। लोड करने का मतलब हमने उसमें इतनी स्ट्रेन दे दी या इतने लेवल तक उसको क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया। वो दो प्रोसेस से कर सकते हैं, या तो टेंशन से करते हैं या उसको ट्विस्टिंग से करते हैं। तो यहां तक हमने खींच दिया, तो ये सारा लोडिंग है। इसके बाद में क्या करते हैं कि इसको अनलोड कर दिया। अनलोड करने का मतलब ये है कि लोड को जीरो, तो क्या होगा, देखो ए बी सी डी, ये जो इलास्टिक लेवल तक के जो पॉइंट्स थे, जहां तक ये वाली स्ट्रेन आ रही है 0.00125 जिस पर हम हुक स्लो लगा रहे हैं, तो ये इलास्टिक वाली स्ट्रेन है। तो इलास्टिक का मतलब तो ये है कि वो फिर से क्या हो जाएगी, रीगेन, ठीक है। तो जैसे ही लोड को जीरो करेंगे तो अभी हमारी स्ट्रेन यहां तक आ चुकी है। इस कर्व के हिसाब से अगर देखोगे आप, स्ट्रेन आपकी यहां तक वाली थी, लेकिन रीगेन होने के बाद में ये पॉइंट यहां नहीं आकर के थोड़ा पीछे आएगा, क्योंकि जैसे आप क्रीप पे भी देख रहे थे कि इलास्टिक वाली जो रिकवरी थी वो तो पूरी की पूरी हो जाती है, बाकी जो बची हुई है प्लास्टिक वो रहती है। तो क्या होगा ना कि ये कर्व यहां नहीं आता, थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अनलोडिंग किया है, तो अनलोडिंग करने पर ये पॉइंट आपका थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है। तो ये जो है यहां पर, ये पूरा है मेरा अनलोडिंग। ये चल रहा था आपका लोडिंग, ये है अनलोडिंग। अब ये होता है कि अब आप जब फिर से इस पर लोड लगाओगे, मतलब यील्ड प्लेटू के बियॉन्ड तक डिफॉर्म किया और जीरो कर दिया, ठीक है, उस रोड पर। अब बाद में फिर से अगर उस रोड पर लोड लगाया जाता है
तो उस पे चेंजेस इस तरीके के आते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला कर्व का पोर्शन फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर यही फॉलो कर रहा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो पहले यील्डिंग वाली जो चीजें थी वो क्या हो चुकी है, एलिमिनेट। तो फिर से अगर मैंने लोड लगाया तो फिर से लोड लगाने पर जो मेरा पाथ होगा कर्व का वो होगा कुछ इस टाइप से, ये वाला। तो इसको मैं बोलूंगा रीलोडिंग। ठीक है, अब देखो इस कर्व को जब अलग से बना करके निकाल करके बनाएंगे तब चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो देखो हुआ क्या है, यहां तक खींचा, जीरो किया, थोड़ा बहुत रिकवरी हुई, जो स्ट्रेन रहनी थी प्लास्टिक वाली वो रह गई। उसके बाद में अगर फिर से लोड लगाते हैं तो अब कर्व जो फॉलो करेगा वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो अब जो कर्व पहले ऐसा बनता था वो कर्व कैसा बन रहा है, सिर्फ इस टाइप का, ठीक है। तो इस कर्व को अलग से बनाते हैं, मतलब इसको सिर्फ इसी पोर्शन को अलग से बनाएंगे। तो जैसे आफ्टर कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग लगाने के बाद में अब जो कर्व बनेगा स्ट्रेस और ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रेट जाना चाहिए था तो वो मैंने एक्चुअल वाला वहां बना दिया, ठीक है। अब देखो कर्व ऐसा बन रहा है। अब इस कर्व में क्या है कि इसमें अभी यही नहीं पता चल रहा हमें कि यील्डिंग कहां से हो रही है, ठीक है। ये पता ही नहीं चल रहा कि यील्डिंग कहां से हो रही है। तो इस तरह के मटेरियल जिनमें यील्ड पॉइंट क्लियरली विजिबल नहीं होता है उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोला जाता है प्रूफ स्ट्रेन, ठीक है। तो प्रूफ स्ट्रेन एक ऑफसेट मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे कि 0.2% स्ट्रेन का एक पॉइंट यहां पर लगाएंगे। 0.2% का मतलब क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू 0.2, या फिर वो स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, 0.2% स्ट्रेन का मतलब कितना हो गया, 0.002। तो 0.002 स्ट्रेन वाला पॉइंट एक यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो 0.002 या फिर 0.2% स्ट्रेन। और ये जो 0.2% स्ट्रेन वाला पॉइंट है, ये इससे एक लाइन खींचेंगे जो इनिशियल लीनियर पोर्शन है उसके पैरेलल। तो इससे जब एक लाइन खींची इनिशियल लीनियर पोर्शन के पैरेलल, तो उसने कर्व को जिस पॉइंट पर जाकर के कट किया है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट का जो, उस पॉइंट के हिसाब से जो स्ट्रेस होगी हमारी, ये उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेस होगी उसको हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि मिली किससे, वो प्रूफ स्ट्रेन से। और वो जो प्रूफ स्ट्रेस है वो इस टाइप ऐसे मटेरियल जो कि क्लियरली यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उनके लिए यील्ड स्ट्रेस का काम करेगी। तो अब जो यील्डिंग हो रही है इस मटेरियल में वो यहां जाकर के हो रही है, प्रूफ स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस। और ये जो है मेरी, ये हो जाएगी प्रूफ स्ट्रेन। ये हो जाएगी प्रूफ स्ट्रेन। तो जो पहले यील्डिंग आपकी इस जगह होती थी वो यील्डिंग इस पूरी प्रोसेस के बाद में जो मटेरियल निकल के आता है और उस पर जो फर्दर लोड लगाते हैं वो कहाँ जाकर के हो रही है, यहाँ पर। तो ये जो यील्ड वाली स्ट्रेस है वो उस वाली स्ट्रेस से अगर आप कंपैरिजन में बोलोगे तो बढ़ गई ना, बढ़ गई। और बढ़ गई तो इसीलिए फिर इसको क्या बोला जाता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिकली ये हो गया कि जो मार्केट में आपके पास HYSD सरिया आता है जो आप लेकर के आते हो, वो सरिया आपका ये अनलोडिंग तक की प्रोसेस करके आपको दिया जाता है। अब जब आप उसमें फिर से लोड लगाओगे तो वो उसका जो कर्व का कर्व जो होगा वो इस तरीके का बनेगा। और इस तरीके का कर्व बन रहा है तो
हमें इसमें यील्डिंग के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। तो यील्डिंग के बारे में पता चलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यील्ड प्लेट्यू। तो वो जो यील्ड प्लेट्यू था वो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से क्या हो चुका हमारा, एलिमिनेट। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से हमारा जो यील्ड प्लेट्यू है वो क्या होता है, वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। और जब आपने सरिये को यहां तक डिफॉर्म किया और अनलोड किया तो उसकी जो अब पहले जो लेंथ थी उससे तो अलग लेंथ हो जाएगी, ये होगा ना। तो अब उस लेंथ को इनिशियल लेंथ मानते हुए जब आप स्ट्रेन देखोगे तो अब जो यहां से यहां तक जो फेलियर होगा वो वाला फेलियर आपका, मतलब वो जो स्ट्रेन एट द जो फेलियर जो है वो आपकी होती है लगभग 14 से 16%, 14% टू 16% स्ट्रेन। जो फेलियर होगा वो होता है 14% से 16% स्ट्रेन। तो इससे एक कंक्लूजन और निकल रहा है कि सिर्फ माइल्ड स्टील की बार होती तो वो फेलियर कितने ज्यादा कितने परसेंट पे जाके हो रही है, 25% या फिर 0.25 स्ट्रेन। अब क्या हो गया, उस प्रोसेस को करने के बाद में जो नया मटेरियल बन के आया वो सिर्फ 14 से 16% स्ट्रेन पर ही फेल हो जाता है। तो इसके लिए कमेंट और आएगा कि जो फेलियर से पहले जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो अगर आपका रिड्यूस हो जाता है तो आपकी दो तरह की प्रॉपर्टी, एक होती है ब्रिटलनेस और एक होती है डक्टिलिटी। तो ब्रिटलनेस के बारे में क्या कमेंट है, इससे इस मटेरियल की तरफ आने पर ब्रिटलनेस आपकी बढ़ रही है और ब्रिटलनेस बढ़ रही है तो डक्टिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से यील्ड प्लेट्यू एलिमिनेट हो रहा है, यील्ड स्ट्रेस बढ़ रही है, उसको कई बार स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, डक्टिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही है और ब्रिटलनेस आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो 4 पॉइंट तो वो हो गए। और हमारे साथ प्रॉब्लम ही यही थी कि जिस पॉइंट पे स्टील यील्ड कर रहा है ना, हमें उस पॉइंट को बढ़ाना था सिर्फ, क्योंकि स्टील अगर यील्ड करेगा तो उसके ऊपर एम्बेडेड वाली कंक्रीट कहीं ना कहीं एक समय पर जाकर के क्रैक जरूर होगी। उसका रीजन ये है कि स्टील में तो स्ट्रेन आ सकती है आगे तक, लेकिन कंक्रीट 0.005 स्ट्रेन से आगे तक नहीं जाएगी, तो उसमें क्रैक आएंगे ही सही। ठीक है, तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए, मतलब हमारा तो सिर्फ यही कंक्लूजन था कि जो जिस पॉइंट पर हमारी यील्डिंग हो रही है हम उसको क्या करते हैं, बढ़ा दे। तो उसको बढ़ाने का जो तरीका है वो हमारा है कोल्ड वर्किंग। ठीक है, अब देखो इसी की जगह एक हॉट वर्किंग होती है। तो जो आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के सेक्शन होते हैं उनको हॉट रोल्ड सेक्शन बोलते हैं, और स्टील स्ट्रक्चर के जो सेक्शंस होते हैं वो भी डिफॉर्मेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, क्योंकि जो आपके माइनिंग से जो स्टील बन के आता है मेटलर्जी के प्रोसेस के बाद में वो एक शीट के फॉर्म में होता है कि जिसकी कोई थिकनेस, विड्थ और लेंथ होगी। तो उससे हम डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं, तो हमें डिफॉर्मेशन तो लगाना ही है। अब अगर हम वो डिफॉर्मेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि उसके तो यील्ड प्लेट्यू एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि एक टेम्परेचर रेंज होती है स्टील की 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। उस टेम्परेचर पर अगर आप स्टील को डिफॉर्म करते हो तो आफ्टर दिन जब वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, तो वो जब आपने इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पर डिफॉर्म किया है तो जब नॉर्मल टेम्परेचर जब स्टील पहुंचेगा तो पहले वाली और बाद वाली कंडीशन सेम रहेगी, मतलब यील्ड प्लेट्यू एलिमिनेट नहीं हुआ होगा या फिर जो डक्टिलिटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन। तो वहां पर स्टील स्ट्रक्चर में किसी के साथ एम्बेडेड तो नहीं है स्टील, तो हम पूरी डक्टिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं कि कोल्ड वर्किंग से नहीं बना करके वहां पर हॉट वर्किंग से सेक्शन बनाया जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है हॉट रोल्ड सेक्शन। यहां पर क्या है कि इतनी ज्यादा डक्टिलिटी हमारे लिए इसलिए काम में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके ऊपर जो कंक्रीट एम्बेडेड है वो एक टाइम के बाद में क्रैक हो जाएगी, और अगर वो क्रैक होती है तो आपका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोल्ड वर्किंग यूज कर ली। तो जिस जगह जिस टाइप की प्रॉपर्टीज यूज होती है वो वाली प्रोसेस को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आपने देखा भी होगा जैसे जो बर्तन बनते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, तो वो पहले उसको गर्म करते हैं, फिर उसको पीट के उसका जो शेप में डालना चाहते हैं उसमें डालते हैं। तो जब आप हायर टेम्परेचर रेंज पर ये चीजें करते हो तब तो डक्टिलिटी जैसी पहले थी वैसी मेंटेन रहती है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आप ऐसा करते हो तो जो डक्टिलिटी पहले थी वो डक्टिलिटी अब आपकी क्या हो जाती है, कम, रिड्यूस हो जाएगी, या फिर यील्ड प्लेट्यू आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक है, तो जैसे अगर लिखे बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से बिल्कुल ये रिलेट मत करना कि कोल्ड आ रहा है तो इसका मतलब कोई ठंडे टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कोल्ड वर्किंग। तो बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ
वो आपकी क्या होगी, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। कई बार सिर्फ ओनली स्ट्रेंथ से भी आ जाता है, क्योंकि यील्डिंग होना भी एक हमारा स्ट्रेंथ का पॉइंट है, और उसके बाद में अल्टीमेट वाली पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो भी एक टाइप की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कई बार सिंपल स्ट्रेंथ से भी आ जाएगा तो यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ब्रिटलनेस की अगर बात की जाए, वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और डक्टिलिटी कम हो जाएगी, और यील्ड प्लेटू एलिमिनेट हो जाएगा। यील्ड प्लेटू एलिमिनेट होगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपके पास मार्केट में HYSD बार आती है, वो बार यहां तक की अनलोडिंग तक की प्रोसेस करके आपको मिलती है। फिर उस पर जब आप लोड लगाते हो तो उसका जो बिहेवियर होता है वो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपके HYSD बार है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे की जाती है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे। प्लस हमारी HYSD बार बनती कैसे वो हमने देखा है यहाँ पर। डायरेक्टली का मतलब वो E की वैल्यू 1 होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो होता है एंगल 45 डिग्री। हाँ हाँ, कांस्टेंट रेशियो में तो बढ़ ही रही है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड जो बोला जाता है वो 45 डिग्री एंगल पे जो चलता है, जैसे E1 हो जाए वो। जूम करूं? ठीक है, तो इसको फिर ऐसे देखना पड़ेगा कि आप पहले ये बनाओगे, है ना, पहले ये वाला बना लो। बना लिया? ठीक है, एक बार बना लो, फिर से समराइज कर दूंगा मैं, फिर इसको लिख लेंगे एक दो पॉइंट से। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्टील में भी पढ़ा जाता है ये। अब देखो, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सब कुछ, ये पूरी मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें हमने केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ही नहीं किया है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस है, हमने वो मटेरियल अभी भी माइल्ड स्टील ही है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज नहीं किया, मैकेनिकल तरीके से चेंज करके हमने प्रॉपर्टीज को बदल दिया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज ऐसा करने से क्यों बदली है, इस सब के लिए एक अलग से सब्जेक्ट होता है, मटेरियल साइंस। मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले पढ़ते हैं उसको, कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों ऐसा हुआ है, तो उसके लिए एक मटेरियल साइंस करके सब्जेक्ट होता है। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी वहाँ बुक्स में देखते हैं ना, लिटरेचर में, तो डायरेक्टली यही स्टेटमेंट लिखते हैं। मतलब इसका अंदर का कोई ऐसी डिटेल मिली नहीं है, अगर मिलती तो मैं बता दूंगा। एक आपने पूछा था टेम्परेचर से क्रीप कैसे, एक इन्होंने कल एक चीज पूछी थी कि टेम्परेचर पे क्रीप कैसे डिपेंड करेगा, तो मैंने ऐसे बोल दिया था, जनरल जो ऐसे होता है कन्विक्शन की टेम्परेचर से क्रीप बढ़ जाता है, बट उसका लॉजिक पता नहीं था। तो उसके लॉजिक्स अगर आप देखोगे तो रिसर्च पेपर मिलते हैं डायरेक्ट, और उसका लॉजिक ये कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्टील जो है ना, स्टील में जब हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि फायर रेजिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है स्टील में, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे स्टील की स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, तो वो इफेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस होता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है ना तो स्टील की डिफॉर्मेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और वो बढ़ेगा तो वो डायरेक्टली रिलेट हो जाएगा आपके स्ट्रेन से, तो क्रीप इसलिए बढ़ता है। तो आप लिख सकते हो उसमें एक पॉइंट और लिख लेना, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्रीप बढ़ता है। 7 पॉइंट लिखे थे, 8वां पॉइंट ऐड कर देना, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो क्रीप बढ़ जाएगा। मिल जाएगा क्या, कहां लिखा था क्रीप, कहां पढ़ा था? मिल गया? तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो क्रीप आपका बढ़ता है। ठीक है, और अगर आपको जैसे अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है तो उसमें लिख लेना, क्योंकि स्टील पे इफेक्ट आता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, स्टील का डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो।
तो एक डेटा लिखते भी स्टील में लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, कितनी कम होती है? 15%। और 830 के अराउंड हो जाएगा तो और कम हो जाती है। तो वो इफेक्ट आता है टेम्परेचर से। ठीक है, बना लिया? ठीक है, तो हमारे साथ इशू ये था कि हम अगर 250 पर ही स्टील की बार को ईल्ड करवा देते हैं तो वो 250 ही लिमिट है, उससे आगे हम स्टील की स्ट्रेंथ तक नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 250 वाली लेवल तक ही हमारी स्ट्रेन ऑफ स्टील 0.00125 से लेकर के 0.015 तक आ जाती है, और उसके ऊपर एम्बेडेड कंक्रीट की जो एक्सट्रीम लिमिट है स्ट्रेन की वो 0.005 है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल रिजल्ट से देखा है। तो उसके ऊपर जो कंक्रीट एम्बेडेड है वो क्या हो जाएगी? क्रैक। तो सीधा सा हिसाब किताब ये था कि मतलब हमें इससे ये समझ में आया कि स्टील को ईल्ड करवा दोगे आप तो कंक्रीट भी फेल हो जाएगी। तो आप क्या करो कि जिस पॉइंट पर स्टील ईल्ड कर रही है उस पॉइंट को ही आप क्या कर दो? बढ़ा दो। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस अवेलेबल थी जिसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। उसमें हमने क्या किया? बियॉन्ड ईल्ड पॉइंट तक हमने पहले तो लोड लगा दिया, फिर उस लोड को जीरो कर दिया। तो थोड़ा बहुत रिकवरी होनी थी वो हुई। अब उस मटेरियल में फिर से जब आप लगाते हो लोड तो कर्व ऐसा कुछ फॉलो होता है। तो इस टाइप का जो कर्व होता है जो क्लियरली यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसके लिए पहले तो हमने प्रूफ स्ट्रेन कॉन्सेप्ट से यील्ड स्ट्रेस निकाली कि 0.2% स्ट्रेन वाले पॉइंट से जब हम इनिशियल लीनियर पोर्शन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो वो कर्व को जहां इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस वाली वैल्यू आ रही है उसको या तो प्रूफ स्ट्रेस बोल देते हैं या फिर यील्ड स्ट्रेस। और हमें देखने से पता चला कि वो तो ज्यादा आ रही है, तो बढ़िया है। तो वो ज्यादा आ रही है तो जो प्रोसेस होगी यील्डिंग की वो 250 पर ना होकर के कुछ ज्यादा वैल्यू पर होगी। ठीक है, और ज्यादा वैल्यू पर हो रही है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यील्ड स्टील अगर यील्ड होता है तो बीम फेल है, फिक्स है। हम स्टील की आगे वाली स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाएंगे आरसीसी के केस में। तो स्टील में तो फिर भी कर लेते हैं, हम यहाँ नहीं कर पाएंगे कि हम सोचें कि अल्टीमेट तक लेकर के जाएं, क्योंकि वो स्टील के ऊपर की कंक्रीट ही अगर क्रैक कर जाएगी वही फेल हो जाएगी तो फिर उस वो आरसीसी बीम आपका किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो ऐसी हो रही है कि कंक्रीट में जो टेंशन आ रही है वो टेंशन वो स्टील को दे रहा है, तो वो क्रैक ही कर जाएगी तो वो तो टेंशन ही नहीं ले पा रही ना कंक्रीट, तो कैसे स्टील को ट्रांसफर करेगी? तो वैल्यू बढ़ गई। अब ये वैल्यू, अब जो थोड़े बहुत केमिकल चेंजेस होते होंगे उसके अकॉर्डिंग 415 वाली जो जैसे Fe415 और Fe500 लिखने का मतलब ये है कि उस HYSD बार की यील्ड स्ट्रेस 415 वाले के लिए तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और 500 वाले के लिए 500 है। ठीक है, अब तो और ज्यादा आती है, 650 तक आ चुकी है, 650D 500D। तो वो फिर थोड़े केमिकल चेंजेस से उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमारी स्टडी के स्कोप में 500 तक ही है। वैसे तो 550 का भी एक आध बार का भी क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया ये पॉइंट्स, ये ऐसे। तो एक छोटा मोटा नुकसान क्या बोलोगे आप इस प्रोसेस से कि हमारी डक्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो जो तीसरी वाली बार होगी, मतलब हर बार क्या पढ़ा जाता है ना तो लास्ट वाली चीज सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन की आती है। तो जो तीसरी वाली बार है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और डक्टिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ डक्टिलिटी कम हो गई ना तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और डक्टिलिटी भी ज्यादा होगी। तो वो TMT है, उसमें साइमल्टेनियसली आप थर्मल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस लगाते हो एक साथ, क्योंकि थर्मल प्रोसेस के थ्रू अगर कोई चीज बनाई जाती है तो उसकी डक्टिलिटी मेंटेन रहती है, ये हमें पता है, बट उसमें यील्ड प्लेटिव भी जाता नहीं है, मतलब वो यील्ड प्लेटिव भी रहेगा। तो हमें क्या है कि ये वाला बेनिफिट डायरेक्टली थर्मल प्रोसेस से नहीं मिल पा रही थी, तो वहां क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली थर्मल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस लगा दी। पहले तो हायर टेम्परेचर पर डिफॉर्म किया और अचानक से उस टेम्परेचर को डाउन भी कर दिया, तो उस क्रॉस सेक्शन में 3-4 लेयर बन जाती है। तो हर लेयर अपनी अपनी एक जिम्मेदारी उठाती है, उसमें कोई स्ट्रेंथ देगा, कोई डक्टिलिटी देगा, और एक लेयर आउटर वाली होती है, उससे हमें करोजन रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। तो TMT बार यूज होती है। फिर अब जो सबसे लेटेस्ट वाली बार्स है वो TMT है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। ठीक है, TMT सरिये। और जो सबसे प्योर स्टील की जो बार्स बनाने वाली कंपनी है वो टाटा है, टाटा स्टील। बाकी जितनी भी आपकी कंपनीज हैं वो सब स्क्रैप के पर काम करती है, जो स्क्रैप कलेक्ट किया जाता है ना लोहे वाला, स्टील वाला आपके घर से या जो भी, उसको पहले ट्रीट करते हैं, उसको प्योर करने की कोशिश की जाती है, फिर उससे प्योर फॉर्म से रीइंफोर्समेंट के बार बनाए जाते हैं।
तो इसीलिए आप देखोगे तो टाटा स्टील की जो सरिये की रेट है बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअल वाला मतलब प्योर वाला जो बिना स्क्रैप के, मतलब जो ओर से निकल के आ रहा है ना, उससे तो सिर्फ टाटा वाले ही बनाते हैं। जिंदल वाले भी क्लेम तो करते हैं कि जिंदल पैंथर करके कि हमारा ये वैसा वाला है, बट उसकी भी गारंटी कोई लेता नहीं है। ठीक है, तो एडवाइजेबल ये होता है कि आप एटलीस्ट फाउंडेशन और कॉलम के जो सरिये हैं वो टाटा स्टील से लगाओ, बाकी रीइंफोर्समेंट आप नॉर्मल वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट घर में या किसी भी कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन ही होता है, क्योंकि उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा है ना कि मान लो बीम में थोड़ा बहुत कहीं से जंग लगा है, कुछ दिखा, तो उसको उसके आजकल मार्केट में ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आप उस जंग को रोक सकते हो, या वो सरिया का सरिया ही रिप्लेस हो जाए, या कुछ भी ऐसा है कि आगे वो जंग नहीं बढ़ पाए, ऐसे सब कर सकते हो। लेकिन फाउंडेशन के अंदर कुछ हो गया तो वो मतलब इम्प्रैक्टिकल सा है इंडियन कंडीशंस में। तो कहीं कहीं कंट्रीज में हो जाता होगा, लेकिन वो कॉस्टिंग ही इतनी आ जाती है कि वो फिजिबल नहीं है। तो इसलिए सरिया यूज करोगे तो टाटा का अगर करना है तो फाउंडेशन कॉलम में कीजिए, बाकी और जगह आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रिप्लेस हो सकती है चीजें। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। लिख लिया होगा ये। तो HYSD बार कैसे मिली, जो हमने किया है प्रोसेस उसका थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा काफी कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं इस तरीके से। ये स्ट्रेन वैल्यू आपको वैसे भी ध्यान रखनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि यील्डिंग जहां पर स्टार्ट हुई और यील्डिंग जब कंप्लीट हुई तो कितनी स्ट्रेन बढ़ गई, तो ये यहां से यहां तक 15 से 20 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, और इसकी ये जो है ये लगभग 150 से 200 गुना ज्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो क्या है कि इस कर्व पे और 2-3 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टील में कवर करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब HYSD बार के बारे में बात हो रही है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेनिंग, it is obtained by straining mild steel. It is obtained by straining mild steel beyond the, it is obtained by straining mild steel beyond the yield plateau. Mild steel beyond the yield plateau. It is obtained by straining mild steel beyond the yield plateau by stretching and twisting, by stretching and twisting, by stretching and twisting at normal temperature, by stretching and twisting at normal temperature, by stretching and twisting at normal temperature, and after that, मतलब इसके बाद में, एंड आफ्टर दैट अनलोडिंग इज डन, एंड आफ्टर दैट अनलोडिंग इज डन, आफ्टर दैट अनलोडिंग इज डन, दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्रेनिंग, दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्रेनिंग eliminates, this process of straining eliminates yield plateau, this process of straining eliminates yield plateau from, this process of straining eliminates yield plateau from stress strain diagram. This process of straining eliminates yield plateau from stress strain diagram. HYSD steel, HYSD steel is less ductile, HYSD steel is less ductile than, HYSD steel is less ductile than mild steel. HYSD steel is less ductile than mild steel, कम ductile है भाई। और लास्ट पॉइंट, in the absence of, in the absence of defined, in the absence of defined yield point,
in the absence of defined yield point, 0.2%, in the absence of defined yield point, 0.2% proof stress, in the absence of defined yield point, 0.2% proof stress, proof स्ट्रेन लिख लो, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड यील्ड पॉइंट, 0.2% प्रूफ स्ट्रेन इज in the absence of defined yield point, 0.2% proof strain is हटा लेना, 0.2% proof strain concept is हटा लेना, 0.2% proof strain concept is used for defining 0.2% proof strain concept is used for defining yield stress. 0.2% proof strain concept is used for defining yield stress. ब्रैकेट में लिख लेना offset method, इसको offset method भी बोलते हैं, offset method, ठीक है, इज हटा लेना सिर्फ। 0.2% proof strain concept is used for defining yield stress, और ब्रैकेट में लिख लेना offset method। प्रोसेस हमने यहाँ पे देख ही लिया, 0.2% स्ट्रेन वाले पॉइंट पर जाएंगे और इनिशियल लीनियर पोर्शन के पैरेलल एक ऑफसेट खींच देते हैं या फिर एक लाइन खींच देते हैं, तो वो जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस है वही हमारी यील्ड स्ट्रेस है, या फिर उसको प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज होता है कॉन्सेप्ट जिनमें क्लियरली यील्ड पॉइंट विजिबल नहीं होगा, माइल्ड स्टील के अलावा किसी मटेरियल में विजिबल नहीं होता है, तो जिसके लिए भी आप निकालते हो फर्दर वो इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो है या फिर लास्ट वाला जो रीइंफोर्समेंट बार जो यूज होता है, जो अभी करंटली यूज होता है, वो है टीएमटी बार्स, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। मैकेनिकली ट्रीटेड थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी बार। जान निकल रही है उसकी, तेज कर दो। तो बंद क्यों किया? तो टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, तो इसमें थर्मल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस साइमल्टेनियसली लगाई जाती है, नाम में पता है। तो उससे जो हमारे इससे पहले वाले मटेरियल में डक्टिलिटी कम हो रही थी, तो वो डक्टिलिटी भी कम नहीं होगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और साथ के साथ में करोजन रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। जो करंटली यूज होती है रीइंफोर्समेंट बार, वो टीएमटी बार ही होती है। अगर आप क्रॉस सेक्शन काट के देखते भी उसका, तो उसमें लेयर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो तीन तरह की लेयर में बढ़ जाता है। सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है वो करोजन रेजिस्टेंस, उसके बाद वाली जो होती है वो हार्डनेस देती है, मतलब उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, वो हार्ड लेयर होती है, और अंदर जो रह जाती है आपकी वो सॉफ्ट लेयर होती है जिससे डक्टिलिटी मिलती है। तो तीन तरह की लेयर होती है इसमें। ये है, इसी में ये वाला
outer corrosion resistance लेयर, ठीक है, आउटर करोजन रेजिस्टेंस लेयर। बीच में मिडिल हार्ड लेयर, तो ये इम्पार्ट स्ट्रेंथ inner soft layer, impart ductility, cross section of TMT bars, cross section of TMT bars, लिख लिया, बना लिए गए। तो इसमें लिखना these bars are made by MAD, these bars are made by applying, these bars are made by applying thermal and these bars are made by applying thermal and mechanical process simultaneously, मतलब एक साथ, thermal and mechanical process simultaneously on steel, thermal and mechanical process simultaneously on steel। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो कॉम्बिनेशन हम लगा रहे हैं इससे हमारा जो रीइंफोर्समेंट बार है वो कोरोजन रेजिस्टेंस भी बन रही है। तो इसमें आगे लिखना दिस कॉम्बिनेशन प्रोसेस MAKES makes, this combination process makes the steel more corrosion resistant, this combination process makes the steel relatively more corrosion resistance। लास्ट पॉइंट में लिख लेना TMT bars are more ductile, कौन सा वाला, इससे जस्ट पहले वाला, ये वाला, TMT bars are more ductile, TMT bars are more ductile than TMT bars are more ductile than HYSD bars, HYSD bars, TMT bars are more ductile than HYSD bars। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट हुई।
अब हम डिज़ाइन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन जिसमें इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले कंक्रीट के इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी देखी, फिर कंक्रीट की खुद की प्रॉपर्टीज देखी, फिर उसमें जो स्टील लगेगा उसकी प्रॉपर्टी हमने देखी। अब हम डिज़ाइन की तरफ चलेंगे। तो ये एक तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो कि हमारा था बेसिक प्रॉपर्टीज।